एक बैरल क्रूड ऑयल ने आज पूरे दलाल स्ट्रीट को 46,000 करोड़ से भी ज्यादा दबोच लिया। सिर्फ एक हफ्ते में $84.5 से $88 तक का सफर, और मार्केट को समझ ही नहीं आया कि ऐसा आखिर हुआ क्यों। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कर और आज हम बात करेंगे उस एक ट्रायंगल की जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन बन रहा है। एट प्रेजेंट जो चीज हो रही है वो ट्रायंगल में कौन से फॉर्म है? क्रूड ऑयल, इन्फ्लेशन और आरबीआई का डिलेमा। तीन चीजें जो एक साथ आई हैं और मार्केट ने आज उनका फुल फ्लेजेड जवाब दिया है। पहले फैक्ट्स क्लियर करते हैं। आज 11 अगस्त 2026 है और बीएसई सेंसेक्स करीब करीब 400 साढ़े 400 पॉइंट गिर गया था और इंट्राडे लो लगाया था इसने ऑलमोस्ट 78,077 पर। वहीं पे निफ्टी 50 ने 143 पॉइंट्स नीचे जाकर 24,440 के आसपास अपना लेवल बनाया था पहले। मतलब सेंसेक्स 78,000 के लेवल के भी बिल्कुल पास आ गया था और एनालिस्ट ने पहले भी चेतावनी दे के रखी हुई है कि अगर सेल ऑफ जारी रहा तो निफ्टी 24,000 के नीचे भी वापस जा सकता है। और इसका मेन प्रमुख रीजन क्या है, पहले हम वो समझते हैं। वो है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड $87.7 प्रति बैरल एक हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पे है। सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में ही ये क्लोज हुआ है 5% की छलांग के साथ। ईरान यूएस की डील उम्मीद कहीं ना कहीं टूटते जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का टेंशन बढ़ रहा है और एडीएनओसी का टैंकर वीकेंड पर अटैक्ड हुआ था। ये सब एक साथ हुआ और क्रूड का प्राइस स्पाइक इंडिया के लिए सीधा एक इन्फ्लेशन का मानो दरवाजा सा खुल गया है वैसा होता है। मार्केट ब्रेथ भी अगर आज के हिसाब से मैं जब देख रहा था स्क्रीन पे तो मैंने देखा था कि नेगेटिव था। 1704 शेयर्स गिर रहे थे बुरी तरीके से और 1685 चढ़ रहे थे। मतलब ब्रॉड बेस सेलिंग हो रही थी अक्रॉस द काउंटर। अब मैं आपको वो ट्रायंगल समझाने की कोशिश करूंगा जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े बड़े टिपिकल मीडिया हाउसेस है, वो इग्नोर कर रहे हैं। इंडिया 85% क्रूड ऑयल अपना इंपोर्ट करता है, ये तो आप समझ चुके होंगे। मतलब जब क्रूड बढ़ता है तो इसका सीधा इंपैक्ट हमारे इंपोर्ट बिल पे होता है और उसका इंपैक्ट होता है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको सीएडी कहते हैं। और अगर सीएडी बढ़ता है तो रुपये पे प्रेशर पड़ता है, रुपया वीक होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स जो हम बाहर से लेके आते हैं उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ये सब के सब सारे सेक्टर क्रूड से लिंक्ड होते हैं, इतना तो आपको पता है। अब यहाँ आरबीआई की प्रॉब्लम आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक तरफ इन्फ्लेशन का डर और क्रूड के वजह से जो बढ़ रहा है और दूसरी तरफ यूएस सीपीआई का डेटा कल आने वाला है। अगर यूएस सीपीआई ज्यादा आता है तो फेड रेट्स हाई रखेगा। अगर फेड रेट्स हाई है तो डॉलर स्ट्रांग रहेगा। स्ट्रांग डॉलर मतलब वीक रुपया। फिर वही गोल गोल घूम के चक्कर लगने लग जाएंगे। आरबीआई को या तो रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे जो ग्रोथ को हर्ट करेगा, या फिर एक्सचेंज रेट डिफेंड करनी पड़ेगी जो कि रिजर्व्स कहीं ना कहीं खाने लग जाएगा। अब वो उसी ट्रायंगल के बीच में हर चीज फंस चुकी है, क्रूड ऑयल का बढ़ना, इन्फ्लेशन का बढ़ना और फिर आरबीआई का डिलेमा। और आज मार्केट कहीं ना कहीं इसी चीज को प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा था। बिकॉज एक ना डाउ थ्योरी होती है ट्रेडिंग में जो आपने सुनी होगी कि मार्केट पहले से पनपने की कोशिश करता है आगे क्या हो सकता है। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस फाइनेंशियल्स सबसे बुरी तरह पिटे थे। एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सब निफ्टी के लूजर्स में थे। बैंक्स इसलिए डरते हैं क्योंकि क्रूड ड्रिवन इन्फ्लेशन मतलब आरबीआई का रेट कट का साइकिल डिले हो जाता है और डिले रेट कट्स मतलब बैंक्स की नेट इंटरेस्ट मार्जिन की एक्सपेक्टेशंस और डाउन हो जाती है। अब देखिए, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं मिक्स्ड रहते हैं आज के समय पर। अगर आप देखेंगे तो अपस्ट्रीम कंपनीज जो क्रूड प्रोड्यूस करती हैं उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है जब भी क्रूड बढ़ता है, लेकिन डाउनस्ट्रीम कंपनीज जो होती हैं, जो रिफाइनरीज होती हैं, जो रिफाइन करती हैं और रिटेल में जाके बांटती हैं, बेसिकली उनके मार्जिन थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं। और एज अ रिजल्ट जब भी मार्केट में क्या होता है, गवर्नमेंट रिटेल प्राइसेस कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आईटी सेक्टर की मैं बात करूं तो रिलेटिवली आईटी सेक्टर इधर तो ठीक ठाक चल रहा था। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक एटसेट्रा, इन्हें क्रूड से एक डायरेक्ट एक्सपोजर होता ही नहीं है। इसके लिए इनका रेवेन्यू डॉलर डिनोमिनेटेड होता है और वीक रुपया एक्चुअली उनके रुपीज अर्निंग बढ़ा देता है। यानी इसी वजह से आईटी सेक्टर कहीं लास्ट 2-3 दिन से हीरो बना पड़ा है, जबकि ब्रॉड बेस्ड मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है। आपने बाकी भी देखा होगा, स्क्रीन पे देख रहा था, भारत फोर्ज 2.2% गिर गया, वेदांता 1% नीचे गिर गया, नेस्ले और टाटा कंज्यूमर भी कहीं ना कहीं लैग कर रहा था। मतलब कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी कहीं ना कहीं डरा है, जिसको हम डिफेंसिव स्पेस कहते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो कंज्यूमर स्पेंडिंग भी स्क्वीज हो जाती है। लेकिन अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज पे, इंटरेस्टिंग पार्ट। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट हम दे सकें। 10 अगस्त को एफआईआई डेटा अगर आप देखते हो, एफआईएस ने 1974 करोड़ का नेट बाइंग किया कैश मार्केट में। लेकिन और भी इंपॉर्टेंट चीज लेकिन है, क्यों? क्योंकि एफआईएस ने साथ में ही इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,52,163 कॉन्ट्रैक्ट्स को नेट शॉर्ट पोजीशन बनाई है।
ये क्या सिग्नल दे रहा है? ये सिग्नल ये दे रहा है कि एफआईआईज कैश में तो चेरी पिकिंग कर रही है, इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीद रही है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शन को अभी भी बेरिश लेके चल रही है। ये क्लासिक बाय द डिप विथ हेज स्ट्रैटेजीज होती है। डीआईआईज ने 1290 करोड़ की नेट सेलिंग करी है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, शायद कल के यूएस सीपीआई डेटा से पहले पोर्टफोलियो को संभालने की कोशिश कर रहा है, क्लीन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये टग ऑफ वॉर बताता है कि मार्केट डायरेक्शन अभी वापस अनक्लियर हो चुका है। सब कल के यूएस सीपीआई नंबर का वेट कर रहे हैं। अब मैं अपना मेरा क्या व्यू बन रहा है अभी इस नए मैक्रो को बदलते हुए देख के, जो शायद कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को पसंद ना भी आए, लेकिन देखिए अपना जो फैक्ट सपोर्ट करता है जिस समय पे, अपन उस हिसाब से बात करते हैं। लोग बोल रहे हैं कि क्रूड बढ़ेगा तो इंडिया कंप्लीटली टूट जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि ये ट्रूथ नहीं है, और इस तरह की चीज मैं पहले भी कह चुका हूं। पूरा ट्रूथ क्या है? इंडिया 2024 से 26 के बीच में अपनी क्रूड इंपोर्ट बास्केट को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर चुका है। रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड, यूएई से लॉन्ग टर्म डील्स और डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन में भी मार्जिनल ग्रोथ कहीं ना कहीं लास्ट कुछ दिनों में देखने मिली है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के कैपेक्स प्लान्स एक्टिवली चल रहे हैं। अगर ब्रेंट $88 पर रुका और आगे नहीं बढ़ा तो इंडिया का फिस्कल मैथ तो भी मैनेजेबल होगा। जो सीएडी है, अपना डेफिसिट है, वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा। दूसरी बात है अपना आईटी सेक्टर, आईटी स्ट्रेंथ का सेक्टर की जो आज स्ट्रेंथ थी, वो एक हिडन मैसेज है कि इंडियाज मार्केट अभी भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। जो लोग सिर्फ क्रूड देखकर पैनिक कर रहे हैं और बेच रहे हैं, वो उस बिगर पिक्चर को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, जो एफआईआईज कहीं ना कहीं इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देख रहे हैं। तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल का यूएस सीपीआई डेटा। अगर सीपीआई कंट्रोल्ड आया तो फेड डविश सिग्नल देगा, डॉलर वीक होगा, रुपया रिकवर करेगा, क्रूड प्राइस का जो स्टिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो डंक मार रहा है हम लोगों को, और इंडियन मार्केट फिर बाउंस कर सकता है। लेकिन कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो एज अ ट्रेडर अपनी पोजीशन कम रखना आप लोग। इसलिए मैं कहूंगा ना पैनिक करो, ना ब्लाइंडली बुलिश हो, इन्फॉर्म्ड रहो। दोस्तों यार, ये मार्केट ना एक सिंपल इक्वेशन नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। ये एक वेब है। किस चीज का? क्रूड, जियोपॉलिटिक्स, फेड पॉलिसी, आरबीआई, एफआईआई फ्लो, रुपया, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज का जो ये आपको 400 450 पॉइंट का सेंसेक्स गिरना है, वो सिम्टम है, बीमारी नहीं। बीमारी समझनी है तो ट्राइंगल को समझना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्रूड, इन्फ्लेशन और आरबीआई का डिलेमा। देखिए, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग देख रहा था अराउंड गोल्ड। आज सुबह उठ के जब आपने फोन खोला होगा तो देखा होगा 1,55,000 के ऊपर पर 10 ग्राम पे गोल्ड गया था। तो ये सिर्फ एक प्राइस अपडेट नहीं था, ये एक वार्निंग सिग्नल था। और अगर आप भी सोच रहे हैं कि गोल्ड सिर्फ शादी में काम आता है, तो भाई आप बहुत बड़ा गेम यहां पर मिस कर दे रहे हो। देखो, मैं अब आपको एक एक करके कोशिश करूंगा ये चीज ब्रेक करने के लिए कि ये जो असली रैली गोल्ड में आई है, क्योंकि मैंने इक्विटीज की बात तो कर ली, अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। वो एक दिन में जो दो प्रेशियस मेटल्स को एक साथ ब्लास्ट कर रही है, गोल्ड 2 मंथ के हाई में चले गया, सिल्वर 10,000 रुपीज पर केजी एक ही सेशन में ऊपर गया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये केयरफुली मैं बोलूंगा स्क्रिप्टेड इकोनॉमिक स्टॉर्म है, और मैं इन दोनों को डिकोड करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले अपन फैक्ट्स को थोड़ा सा लॉक कर देते हैं। 11 अगस्त 2026 को 24 कैरेट गोल्ड दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो 15,528 रुपीज पर ग्राम चल रहा है, मतलब 1,55,280 पर 10 ग्राम। एक सिंगल सेशन में 316 प्रति ग्राम का जंप। ये रफली अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो गया अपना? 2% के आसपास हो गया एक दिन में। मुंबई में 24 कैरेट हो रहा है 15,513 पर ग्राम, तो मोटा मोटी वही। और सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो आज सिल्वर 2,55,000 पर किलोग्राम आ चुका है। एक दिन में पूरा 10,000 रुपए पर केजी का सर्ज यहां पर देखा गया है। आनंद राठी जी की रिपोर्ट में देख रहा तो उनके हिसाब से ये 4.08% का सिंगल डे जंप है। अब सोचिए, 1 किलो सिल्वर के लिए एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा देना पड़ रहा है सिर्फ एक ही दिन में। और ग्लोबली स्पॉट गोल्ड $4,400 पर आउंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जून 5 के बाद अगर मैं बोलूंगा, ये सबसे बड़ा लेवल देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार 2 मंथ का हाईएस्ट लेवल। ये नंबर सिर्फ बड़े नहीं है, ये एक स्टोरी बताने की कोशिश करें। किस चीज की? इसमें कुछ फोर्सेस है। पहला फोर्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, यूएस सीपीआई का डर है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर रहा हूं कल की बात। कल अगस्त 12 यूएस अपना जुलाई सीपीआई डेटा जब रिलीज करेगा, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन का रिपोर्ट कार्ड, तो ये नंबर पूरी दुनिया के मार्केट्स को हिला सकने की काबिलियत रखते हैं, जिसको मैं बार बार यहां पर आपको रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी सिचुएशन ये है कि जुलाई में यूएस इकोनॉमी ने 23,000 जॉब्स खोए, एक्सपेक्टेशन 80,000 जॉब्स के गेन की थी। मतलब जॉब मार्केट कमजोर है। इसका मतलब है कि फेडरल रिजर्व के लिए इंटरेस्ट रेट और बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। मार्केट में सितंबर रेट हाई की प्रोबेबिलिटी 67% से गिर के 44% हो चुकी है। लेकिन वहीं पर एक ट्विस्ट है, अगर कल
सीपीआई, देखिए कल का दिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, मैं इसलिए इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर कल सीपीआई हाई आया तो फेड दोबारा से हॉकिश हो सकता है, अनसर्टेनिटी हो सकती है, और इसी के चक्कर में लोग गोल्ड बाय कर रहे हैं। देखो गोल्ड एक ऐसा एसेट है और ऐसे एसेट की तरह बिहेव करता है कि जब तक वो चमकता है ना तब तक सब कुछ अनसर्टेन है, ऐसा ही आप मान के चलो। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का डर हो, पैसे की वैल्यू गिरने का डर हो, रिसेशन का डर हो, तो लोग अल्टीमेटली कहाँ भागते हैं? वो जाके गोल्ड खरीदने लग जाते हैं। तो पहला फोर्स तो वो सीपीआई का डेटा जो कल का है, मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ। दूसरा, ईरान का टेंशन भैया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भैया, ये शब्द पता नहीं कितने बार बोल चुका हूँ मैं लास्ट 6 महीने में। दुनिया का 20% का ऑयल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आता है, गुजरता है यूएस ईरान के बीच में, जो कंपनसेशन डिमांड्स अभी अभी भी चल रही हैं, और हॉर्मोज के रीओपन होने की उम्मीद जो थी वो कमजोर हो गई है, जिसके चक्कर में हमने जो क्रूड की बात करी थी वो वाली चीज है। अब इस चक्कर में क्या हो गया, महंगाई और इन्फ्लेशन का डर बढ़ गया। तो इन्फ्लेशन का भी जब डर बढ़ता है तो हमने हमेशा एक कंसेप्ट सीखा है, गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और ये चेन रिएक्शन के चक्कर में ही सब लोग यहाँ पे लगाते हैं। और तीसरा फोर्स क्या है, जो हमारा निफ्टी और सेंसेक्स गिर रहा है। देखिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं जो मार्केट में हो रहा है, अगर आप कमेंट्स में भी देखो, मैक्सिमम लोग अब फुल पेसिमिस्टिक हो गए कि भैया 2 साल से तो म्यूचुअल फंड रिटर्न ही नहीं दे रहा, मेरे इक्विटीज तो रिटर्न ही नहीं दे रहा, तो कुछ भी नहीं चलने वाला है। आज ही आप देख लो, सेंसेक्स गिरा, निफ्टी गिरा, फाइनेंशियल्स गिर गए। तो जब भी इक्विटी मार्केट्स थोड़ा बहुत हिलना डुलना शुरू कर देते तो रिटेल इन्वेस्टर्स का पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है पता है? गोल्ड। भैया जिसको देखो डर लगता है तो भैया कुछ नहीं तो अपन सोने में पैसा लगा देते, क्योंकि हम कल्चरली गोल्ड को वेल्थ ऑफ स्टोर मानते हैं कि भैया ये एक ऐसी जगह है जहां पर अपने वेल्थ को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये जो तीनों फोर्सेस मैंने आपको बताए हैं, सीपीआई हो गया, क्रूड हो गया, हार्मोज वाली चीज हो गई, अनसर्टेनिटी हो गई, तीनों फोर्सेस काम कर रहे हैं और इसलिए रैली एक्सप्लोसिव हुई है। अब मैं आपको वो वाला एस्पेक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा जिसको शायद बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई गोल्ड के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, कि गोल्ड के ऑल टाइम हाई जनवरी 2026 में थी। वो कितनी थी? $5,598 प्रति आउंस। आज ये $4,400 प्रति आउंस पर, मतलब 28% नीचे है ऑल टाइम हाई से। इंडिया में भी अगर आपने जनवरी में गोल्ड बाय किया है तो अभी भी आप अगर एसआईपी नहीं किए होगे तो लॉस में होगा, लमसम किया है। तो क्या गोल्ड अभी बाय करना चाहिए? तो मेरा, अगर आप ओपिनियन मानोगे, तो अगर आप लॉन्ग टर्म का खेल रहे हो तो गोल्ड एक इंश्योरेंस है, इसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखो ही मत। लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल का अगर पर्सपेक्टिव आप लेते हो तो गोल्ड हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करता है, और ये प्रूवन है, आप हिस्टोरिकल डेटा देखें। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में गोल्ड वॉलेटाइल होता है। जो लोग आज 1,55,000 रुपीस पर 10 ग्राम में गोल्ड खरीद रहे हैं सिर्फ इसलिए कि प्राइस चढ़ रहा है, फोमो में खरीद लो, अचानक से बहुत पैसा बनाएंगे, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। स्मार्ट मूव क्या होगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का एलोकेशन 10 से 15% से कम है तो धीरे धीरे अपना गोल्ड का एक्सपोजर बढ़ाओ। भी हाल फिलहाल में मैंने एक न्यूज देखी कि सॉवरेन गोल्ड का डेटा आया था, 270% का रिटर्न बना है लोगों का। तो वेट करो, अभी तो फिलहाल के लिए डिसकंटिन्यू करा है सरकार ने, लेकिन जब भी वो नेक्स्ट टाइम लेके आए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, मेक श्योर आप उसमें इन्वेस्ट करो। अच्छा, और सिल्वर के बारे में बताऊं तो सिल्वर भी एक हाइब्रिड एसेट है, ये सेफ हेवन भी है और इंडस्ट्रियल मेटल भी, ईवी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स। पता नहीं अचानक से लोगों ने बात करना ही बंद कर दी इन सारे। इसलिए जब भी इकोनॉमी अनसर्टन हो और टेक्नोलॉजी का डिमांड स्ट्रांग हो, सिल्वर दोनों साइड से बेनिफिट करेगा। ये गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल होता है, इसलिए बहुत ज्यादा रिस्क मत लीजिए। देखिए क्या है कि हम इंडियंस ना गोल्ड को इमोशनली देखते हैं। मेरी माँ का गहना, मेरी बीवी का मंगलसूत्र, बेटी की शादी, घर में तिजोरी में रखा हुआ सोना, ये सब एक साइकोलॉजी क्रिएट करता है कि गोल्ड इज इक्वल टू सेफ्टी। लेकिन ये साइकोलॉजी कभी कभी हमारे अगेंस्ट भी काम करने लग जाती है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। कैसे? जब भी गोल्ड बढ़ता है लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं और मेकिंग चार्जेस दे देते हैं, जीएसटी देते हैं, बैंक लॉकर भी रखते हैं तो बैंक लॉकर के चार्जेस देते हैं। एक्चुअली में 22 कैरेट गोल्ड का 10 ग्राम का पीस खरीदने पे आप 1,60,000 रुपीज से भी ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल गोल्ड वैल्यू कितनी है? 1,42,000 की आसपास की। तो ये गैप आपको दिखता नहीं है, लेकिन ये आपका काइंड ऑफ इमीडिएट लॉस होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्मार्टर ऑल्टरनेटिव होगा, वेट करो जब भी सरकार सॉवरन गोल्ड बॉन्ड का नया नेक्स्ट स्कीम लेके आती है, बिकॉज वो गवर्नमेंट गारंटीड होती है, 2.5% की एनुअल इंटरेस्ट उसमें रहता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्री होता है, और प्लस या फिर अगर अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप एक्सपोजर सोच रहे हो तो गोल्ड ईटीएफ, क्योंकि उसमें ना मेकिंग चार्जेस का झंडा है, ना स्टोरेज का हेडेक है, फुल लिक्विड है। तो आज अगर इस चीज से कोई, इस पूरे सेगमेंट से आपको कुछ समझना है तो समझो, गोल्ड और सिल्वर
का एक साथ चढ़ना एक्सीडेंट नहीं था, ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का एक कलेक्टिव सिग्नल था कि अनसर्टेनिटी आने वाले दिनों में वापस बढ़ सकती है। तो आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा मार्केट में क्या चल रहा है, गोल्ड में क्या चल रहा है, सिल्वर में चल रहा है, सारी चीजें आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।